Hello students, today I am going to start a new chapter and first chapter of physical chemistry, that is some basic concept of chemistry. What we are going to do in this chapter, what we are going to study in this chapter, we are going to study about fundamental concepts, the basic concepts which you need to learn, remember and apply throughout 2 years while studying chemistry. So पूरा जो 11th 12th का basic कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट होता है, अप्लाइड कॉन्सेप्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे. ओके, नाउ सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर, chemicals, the matter. So what are matter? So matter are those substances which possess mass, occupy space and can felt by one of our senses. Matter. तो अब matter को आप classify कैसा करेंगे? So matter can be classified as classification can be done on the basis of their physical state and classification can be done on the basis of their chemical composition. Matter को आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, सो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, और मैटर को आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक उनके फिजिकल स्टेट पे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सेकेंड इज द केमिकल कॉम्बिनेशन. सो केमिकल कॉम्बिनेशन में कैसे वो क्लासीफाई होंगे, एज अ प्योर सब्सटेंस एंड एज अ इम्प्योर सब्सटेंस. सो इम्प्योर सब्सटेंस को वी कॉल इट एज मिक्सचर्स, क्योंकि प्योर सब्सटेंस मतलब सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट है थ्रू आउट, और इम्प्योर सब्सटेंस मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हमने मिक्स किया है या वो ऑलरेडी मिक्स्ड है. सो दैट इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं सिंपल टर्म में. सो बेसिकली मिक्सचर इज नथिंग बट दी two or more substance mixed together. So that comes into the classification of chemical combination. So we can say a matter can be classified on its physical state and on the basis of chemical composition. On the basis of physical state, it can be matter can be solid, can be liquid, can be gas on the physical state. But on the basis of chemical composition, you can classify them again in two different parts. First, pure substance. Second is an impure substance. I said impure. Pure substance में क्या होता है, सिर्फ एक ही तरीका, एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे या एक ही टाइप के एटम्स इन्वॉल्व होंगे उसको बनाने में. दैट इज़ प्योर सब्सटेंस. अगर मैं बात कर रहा हूँ इम्प्योर सब्सटेंस की, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया गया है. सो इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग सिंपली वी कैन कॉल इट एज अ मिक्सचर. ओके, सो केमिकल कॉम्पोजिशन में यू कैन हैव प्योर सब्सटेंस, यू कैन हैव अ मिक्सचर. नाउ व्हाट अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, आपने अ पीस ऑफ सोडियम ले लिया सॉलिड स्टेट में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सोडियम के एटम्स होंगे और कुछ नहीं होगा इसके अंदर. ओके, आपने सिलेंडर में क्लोरीन गैस ले लिया, ग्रीनिश येलो गैस. ओके, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, क्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे, बिकॉज क्लोरीन दो मॉलिक्यूल के साथ, दो एटम्स के साथ में घूमता है, टू एटम्स अटैच टू ईच अदर. सो इट इज़ वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, और कुछ नहीं होगा. मतलब इट हैज़ बेसिकली क्लोरीन एटम्स इन इट, और कुछ नहीं है. ओके, सो ये देख रहे हो आप, सोडियम ये एक मेटल है, क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है. सो प्योर सब्सटेंस उनकी एलिमेंटल स्टेट में हो सकते हैं. दैट कैन बी एन मेटल एंड दैट कैन बी ए नॉन मेटल. और अगर आप बात करोगे सपोज कंपाउंड लाइक सिलिकॉन की, तो ये क्या होता है, मेटलॉइड. So pure substance can be in their elemental state or pure substance can be in their compound state. Now what is this compound basically? Compound क्या होता है? Compound एक fixed amount के atom के मिलने से बनता है. Okay, the compound is basically having one, we can say compounds are nothing but having one type of molecules in it, and molecules in that is made up of fixed amount of atoms. For example, if I take NaCl, common salt, NaCl,
ओके, कॉमन सॉल्ट ले लिया मैंने ड्राई फॉर्म के अंदर। तो इसमें सिर्फ ये क्या है बेसिकली, NaCl इज मेड अप ऑफ व्हाट, Na+ आयंस एंड Cl- आयंस इन इट। आपने पढ़ा होगा ये 9th स्टैंडर्ड में कि ये Na+ और Cl- आयंस से बना होता है, सिर्फ NaCl है ये। ओके, मैंने सपोज ले लिया H2O, पानी, वाटर ले लिया, लिक्विड स्टेट में ले लिया इसको। ओके, H2O को, H2O वेपर स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में हम इसको आइस बोलते हैं, वेपर स्टेट में वाटर वेपर बोलते हैं। मैंने इसको वाटर फॉर्म में ले लिया, दैट इज लिक्विड स्टेट में लिया। तो इफ आई टेक अ बीकर ऑफ वाटर, इसमें सिर्फ क्या है, H2O है, सिर्फ एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है थ्रू आउट और कुछ नहीं है। और वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल में अगर आप एक मॉलिक्यूल भी लोगे ना, दैट इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, दैट इज 2:1। मतलब यहां पर देखोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, NaCl के रेशियो यहां देखो 1:1 है। ओके, सो मैंने सॉल्ट लिया है या वाटर लिया है या एनी अदर कंपाउंड, समझो मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, सो इट इज मेड अप ऑफ ओनली व्हाट, H and Cl। तो अभी हाइड्रोजन क्लोराइड का नेचुरल स्टेट क्या होता है, गैस। सो अगर मैं एक सिलेंडर में हाइड्रोजन क्लोराइड ले रहा हूं तो सबसे पहली बात यह है कि इन दैट यू हैव ओनली HCl, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है उसके अंदर, सिर्फ हाइड्रोजन है और क्लोरीन अटैच्ड है आपस में इन द फॉर्म ऑफ HCl। सो इट इज थ्रू आउट द सिलेंडर इट हैज only one type of molecule, and that molecule is made up of fixed amount, each molecule is made up of fixed amount of hydrogen and chlorine. So that is also comes under the category of pure substance. So pure substance elemental form में हो सकते हैं, metal, non-metal, metalloid, और compound form में हो सकते हैं जिसमें fixed amount का atoms होता है। ओके, अब मिक्सचर्स की हम लोग बात करते हैं। मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, when you are mixing, when you are adding what, 2 or more substance, 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस को आप मिक्स कर रहे हो तो वो एक इम्प्योर स्टेट में आ जाते हैं दोनों एक दूसरे की, क्योंकि वो मिक्स हो रहे हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल बीकर ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल NaCl, अब दोनों प्योर फॉर्म में अलग अलग जगह पड़े हैं, आपने NaCl को लेके वाटर में डाल दिया तो इट्स अ मिक्सचर नाउ। व्हाई, बिकॉज वाटर के साथ में NaCl मिक्स हो गया है। तो अभी अब इस बीकर को अगर बराबर देखोगे, सो द बीकर इज नॉट मेड अप ऑफ थ्रू आउट इट इज नॉट मेड अप ऑफ वन कंपोजिशन, it has 2 different composition, one is a composition of water and second is the NaCl added to it, so now it becomes a mixture। so हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर को हमने इम्प्योर कर दिया NaCl डाल के। फर्स्ट इट वाज ओनली प्योर वाटर doesn't mean clean water, I'm not talking about clean and dirty, मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ प्योरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशंस। पहले सिर्फ वो H2O था और कुछ नहीं था उसमें, फिर आपने उसके अंदर NaCl डाला, स्टर किया, वो डिसॉल्व हो गया NaCl। सो नाउ यू हैव एक्चुअली एडेड वन कंपाउंड इनटू अनदर। ओके, सो दैट इज मिक्सचर। आपने पहले कंपाउंड की प्योरिटी खराब कर दी दूसरा डाल के। ओके, सो दैट इज बेसिकली अ कंपाउंड इम्प्योर स्टेट, सो दैट इज मिक्सचर बेसिकली। अब मिक्सचर है ना, 2 टाइप के हो सकते हैं। मिक्सचर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. Now what is the meaning of homogeneous mixture and heterogeneous mixture? Homogeneous mixture means one phase system and heterogeneous mixture means more than one phase. तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ one phase system and your 2 or more phase system, अब बोलेंगे सर 1 फेज सिस्टम एंड 2 और मोर सिस्टम, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बहुत सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। अगेन द एग्जांपल इज शुगर, यू ऐड लिटिल बिट ऑफ शुगर इन वाटर, यू स्टर इट, शुगर गेट डिसॉल्व कंप्लीटली डिसअपियर, NaCl इन वाटर इट डिसॉल्व्स कंप्लीटली डिसअपियर। तो NaCl सॉलिड स्टेट में था, आपका पानी लिक्विड स्टेट में था। ओके, सो सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, द फिजिकल अपीयरेंस, ओके, द सॉलिड फेज इज फॉर NaCl, the liquid phase is for H2O. When you add NaCl, you stir it, you add little bit of NaCl, you stir it, NaCl get dissolved into Na+ and Cl- ions, और ions इतने छोटे होते हैं कि you cannot see in the naked eye or nor even the microscope, उसमें भी नहीं दिखते, ये इतने छोटे ions होते हैं इसके अंदर। So now these ions when they get dissolved inside the water, अगर अब आप पानी को देखोगे तो आपको NaCl solid दिखाई नहीं देगा, सिर्फ
क्लियर वाटर दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा सर ये तो क्लियर वाटर है, मतलब ये क्लियर वाटर नहीं है, इसमें मैंने अभी आपके सामने NaCl ऐड किया है जो इसमें डिजॉल्व हो गया है। डिजॉल्व होने के बाद ये एक फेज सिस्टम बना रहा है, मतलब यू हैव ओनली लिक्विड फेज इनसाइड एंड नथिंग एल्स, ओनली लिक्विड फेज इनसाइड एंड नथिंग एल्स। सो वन फेज सिस्टम, व्हेन द components are mixed together and they form one phase system, that is called as homogeneous mixture. What is heterogeneous mixture? Heterogeneous mixture are those where it forms two phase system. For example, आपने वाटर में ऑयल डाल दिया तो ऑयल एंड वाटर के दो लेयर बन जाएंगे, ओके। या ऑयल तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन से बनता है, तो आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दीजिए जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा, ओके। जो अगर वाटर में सॉल्युबल, फॉर एग्जाम्पल आपने बेंजीन और वाटर को मिक्स कर दिया, बेंजीन आपने सुना होगा, वाटर को मिक्स किया तो आपको दो लेयर दिखाई देंगे, ठीक है। एक लेयर बेंजीन का होगा, एक वाटर में होगा। आप बोलेंगे सर ये दो लेयर क्यों है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको कि वाटर और बेंजीन आपस में मिक्स नहीं हो रहे, दोनों के नेचर अलग है। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर एक इनऑर्गेनिक पोलार कंपाउंड है। पोलार मीन्स उस पर चार्ज है, बेंजीन में नहीं है ऐसे चार्जेस, सो इसके लिए वो मिक्स नहीं हो पाते, वो हम लोग देखेंगे आगे। सो दे डोंट मिक्स, दे फॉर्म टू फेज सिस्टम। So when you can differentiate between them, you can differentiate the phase, they are not forming one phase system, so that is called as heterogeneous mixture. उसको हम लोग heterogeneous mixture बोल देते हैं। अब heterogeneous mixture बहुत सारे आप लोगों ने देखे हैं ऐसे mixtures, बहुत सारे ऐसे mixtures heterogeneous हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। एंड heterogeneous mixture को भी हम लोग कुछ नाम देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। First of all, we have one phase system that is homogeneous mixture, and second is what, two or more phase system that is called as heterogeneous system. होमोजेनस फेज वाले मिक्सचर को वी कॉल देम एज सॉल्यूशंस, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशंस। एक ही बात हो गई। तो वन फेज सिस्टम को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, ओके। नाउ ध्यान से याद से सुनना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉल्यूशन की, वन फेज की। मैं एग्जांपल वापस देता हूं, NaCl इन वाटर। When you add NaCl solid in water, you stir it, NaCl get dissolved, get solubilized, get dissociate to form Na plus and Cl minus ions. That is why you get a clear one phase watery system. आपको उसमें Na plus Cl minus ions दिखने ही नहीं वाला है, because ionic size is less than 1 nanometer. 1 nanometer is 10 raised to minus 9 meter. इतना छोटा आयंस का साइज है, ओके। लेस देन, इससे भी छोटा है, 10 raised to minus 9 मीटर से भी छोटा। अभी इतना छोटा तो हमको दिखने वाला नहीं है। सो इट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, नो इट कैन सीन थ्रू अंडर माइक्रोस्कोप। आप इसको माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, ओके। सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशंस, कि इसमें आयनिक साइज बहुत छोटा होता है, आयंस इतने छोटे होते हैं कि हमको वो दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएंगे, इजीली पास हो जाते हैं। इनमें अगर आप लाइट पास करोगे तो कोई पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखता, जो इंटेंसिटी की लाइट अंदर जा रही है वही इंटेंसिटी की लाइट बाहर आती है इनसे थ्रू। दैट इज कॉल्ड एज ट्रू सोल्यूशन वन फेज सिस्टम और सॉल्यूशंस इन द सिंपल मीनिंग। और आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड में कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो मैं NaCl स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहा हूँ इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो NaCl आपका सल्यूट बन जाता है और वाटर आपका सॉल्वेंट बन जाता है, ओके। That is with respect to true solution, solute and solvent. Solute in small amount, solvent in large amount, one phase system. Ionic size या particle size, ions are particles, particle size is less than 1 nanometer, cannot be seen under naked eye nor under microscope. You cannot see any path of light, the intensity of light going inside it and coming out will always remain same. Two phase system. Two phase system दो टाइप के होते हैं। एक होता है, I'll write down here that one is suspension and another is colloids. सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स की हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, कि सस्पेंशन और कोलॉइड्स। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर, if you add a lot of mud in a water, what will happen? The mud, the stone particle, the heavy particle will settle down at the bottom. Or if you take a clean water, you add a sand to it. तो जब बहुत सारी दरिया की रेती उठा के डाल दोगे, sand डाल दोगे, तो what will happen? That sand will settle down in the bottom. Over there, the particle size are large than 1000 nanometer. 1000 nanometer से बड़े particle size होते हैं,
and those particles are can be seen by a naked eye और under microscope में दिखी जाएंगे. ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होते बिकॉज पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं. उनको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन. एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, द मडी वाटर, सस्पेंशन हो गया वो. व्हाट आर कोलॉइड्स? कोलॉइड्स है ना, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं. दे आर लार्जर देन 1 नैनोमीटर बट स्मॉलर देन 1000 नैनोमीटर. सो 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज के साइज के पार्टिकल्स होते हैं. These particles, they do not settle down at the bottom like suspension, but they never give you a clear appearance like solution. मतलब आपको हमेशा ये फेड अपीयरेंस देंगे. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन जूस एक कोलॉइड है, आपने प्रोटीन वाटर में डाला एक कोलॉइड है, स्टार्च इन वाटर कोलॉइड बन गया, जेम स्टोन्स कोलॉइड, चीज़, जेली, शेविंग क्रीम, ये सब के सब कोलॉइड है. एयर में कोलॉइड्स होते हैं. ओके, ये हम पार्टिकल नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते, लेकिन ये पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं और 1000 से कम होते हैं. इसके लिए इनको एक अलग नाम दिया है. इनका नाम दिया गया है कोलॉइडल डिस्पर्शन. ये एक हेट्रोजेनस है. हेट्रोजेनस मीन्स आपको ब्लर अपीयरेंस देंगे ये. ओके, 2 फेस सिस्टम है. इसमें जो पार्टिकल होगा वो बॉटम पे सेटल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल जैसा आपने स्टार्च को वाटर में डाला, वाटर लिया है, उसमें स्टार्च डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो वो स्टार्च बॉटम पे बैठेगा नहीं, वो अंदर घूमता रहेगा इन द, लेकिन आपको क्लियर सोल्यूशन भी नहीं दिखाई देगा बिकॉज पार्टिकल साइज इज लार्जर देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन 1000 नैनोमीटर. सो इट्स अ हेट्रोजेनस सिस्टम बेसिकली. Milk is the best example of colloid. It is in a liquid state. But what is milk? Milk consists of water plus it has a dissolved casein, dissolved protein. अब वो dissolved casein और protein तो बैठता नहीं है नीचे. इसके लिए मिल्क आपको क्लियर अपीयरेंस नहीं देता, वो अंदर ही घूमते रहेंगे. दे आर मूविंग इनसाइड इट. सो दीज आर नथिंग बट कोलॉइडल डिस्पर्शन. अगर इसके थ्रू आप लाइट पास करोगे ना, तो लाइट विल गो एंड हिट द कोलॉइडल पार्टिकल एंड गेट डिस्पर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. इसके लिए आपको पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा. सो कोलॉइड्स जहाँ भी होते हैं दे विल गिव यू अ पाथ ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल रात में जो हेडलाइट हम लोग यूज़ करते हैं टू ड्राइव अ कार, सो इट शोज यू अ पाथ ऑफ लाइट. टॉर्च यूज़ किया रात में, यू कैन सी अ पाथ ऑफ लाइट. थिएटर में द प्रोजेक्टर, यू कैन सी अ पाथ ऑफ लाइट. अर्ली मॉर्निंग विंडो से जो सनरेज आती है, यू कैन सी अ पाथ ऑफ लाइट. दैट पाथ ऑफ लाइट इज क्रिएटेड बाय स्मॉल कोलॉइड पार्टिकल्स इन द एयर विच डिस्पर्स लाइट. सो दैट इज द रीजन वी कैन सी पाथ ऑफ लाइट बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय कोलॉइड्स एंड इट्स अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, नॉट अ होमोजेनस मिक्सचर. Okay, so with the particle size is less than 1 nanometer, that in that mixture of 2 components or 2 or more component, that is solution, like NaCl in water. If particle size is greater than 1000 nanometer, then it becomes what? Suspension. And if the particle size is between 1 to 1000 nanometer, with the particle not settled down at the bottom like suspension and nor give you a clear solution, clear appearance like solutions, so it will form a heterogeneous mixture and that are called as colloids or colloidal dispersion. So ये हमारा हेट्रोजेनस सिस्टम है और ये होमोजेनस सिस्टम है. दिस इज हाउ यू क्लासीफाई द एंटायर मैटर बेसिकली. ओके, सो ये पूरा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं. मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मेजरेबल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे. उनके यूनिट्स और कन्वर्जन देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मास, हम लोग मैटर का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, गैस है तो प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इन सब में क्या यूनिट्स यूज़ होती है और इस यूनिट्स के वैल्यूज़ क्या है वो हम लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट 2 years. सो यू हैव टू मेमोराइज इट एंड स्लोली जब डिफरेंट चैप्टर्स में आप डिटेलिंग देखोगे ये सब यूनिट्स के बारे में, सो यू विल अंडरस्टैंड मोर प्रिसाइसली ओवर देयर. बट यू हैव टू कीप दिस, लर्न दिस अप एंड कीप दिस इन योर माइंड. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ओके गाइज, नाउ लेट्स डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. Properties of matter. Now the first physical property of matter is mass. Can we calculate the mass of a matter? Yes, we can calculate the mass of gas, we can calculate mass of solid, liquid, सब mass calculate कर सकते हैं हम लोग. So what are the units of this mass? So if you talk about a unit of mass, so the SI unit of mass is kilogram. Okay, and the units used are gram. We can also use milligram, nanogram and all, and we can write down the conversion as
1 kilogram is 1000. 1000 means 10 raised to, there are 3 zeros, so 10 raised to 3 gram. Okay, and 1 gram is nothing but 10 raised to 3 milligram. So you can say 1 kg is 10 raised to 6 mg, milligram. This is the basic conversion for mass. The second property of matter, the conversion, is volume. Yes, we can calculate the volume. And what are the SI units of volume? The SI unit of volume is meter cube. Okay, so अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो इसका SI यूनिट होता है मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली, वॉल्यूम इज नथिंग बट दी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है. सो बेसिकली इट इज़ L क्यूब, तो मीटर क्यूब हम लोग लिख सकते हैं. द अदर यूनिट यूज फॉर द वॉल्यूम आर लीटर, दैट इज डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब. And the conversion goes like this कि 1 meter cube is equal to 1000 liters or 1000 decimeter cube or 10 raised to 6 milliliters or 10 raised to 6 cm cube. So we can write down that 1 liter is equal to 1 decimeter cube, ये हम लोग लिख सकते हैं. And 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube. And also 1 liter is equal to, 1 dm cube is equal to 10 raised to 3 milliliter or cm cube. ये हम लोग लिख सकते हैं. So this is a conversion with respect to volume. The next physical property is temperature. So there is a device called as thermometer. Everyone is familiar with the word thermometer, which is used to measure temperature. And if you talk about the units with respect to temperature, the SI units of temperature, okay, the SI unit of temperature is Kelvin. Then you can have other unit like degree Celsius or degree Fahrenheit. Okay, so these are the unit. Now you need to remember certain conversion in this unit, basic conversion. Remember one thing, the conversion of Kelvin degree Celsius, that if you want to convert a temperature from degree Celsius to Kelvin, degree Celsius दिया और Kelvin में, हमारे सारे calculation हम Kelvin में करेंगे. We do all calculation of a numerical in Kelvin because this is the basic SI unit. इसके लिए Kelvin लेके चलना है. तो अगर समझो हमको डिग्री सेल्सियस में दिया टेम्परेचर, तो ये याद रखो, टेम्परेचर इन Kelvin is basically टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ये वैल्यू ऐड करोगे डिग्री सेल्सियस में तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब मैं एग्जांपल में अगर ये लिख दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो यू ऐड अ 0 ईयर प्लस 273, इट बिकम्स व्हाट 273.15 केल्विन. इफ आई से रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, याद रखना रूम टेम्परेचर, तो वो कितना होगा. सो यू ऐड 25, इट बिकम्स व्हाट 298.15 केल्विन. सो दिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ Kelvin to degree Celsius or degree Celsius to Kelvin. Then second is getting temperature in degree Fahrenheit or degree Celsius. इसमें अगर हम लोगों को conversion करना है, so what is basically conversion? Temperature in degree Fahrenheit is equal to 9/5 temperature in degree Celsius plus 32. ये याद रखने का कन्वर्जन. टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. मतलब एग्जाम्पल, इफ आई राइट डाउन योर 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. इफ आई राइट डाउन योर 100 डिग्री सेल्सियस, सो यू डिवाइड इट बाय 100, डिवाइड बाय 5, सो 100 डिवाइड बाय 5 is 20 into 9, 180. 180 when you add 32 to it, it becomes what? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. और अगर आप यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस डालोगे तो कितना केल्विन हो जाएगा? 373. 100 प्लस 273, 373.15 केल्विन होगा. सो 100 डिग्री सेल्सियस इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन भी लिख सकते हैं हम लोग इसके अंदर. सो दिस इज़ द बेसिक कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर in degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. Now we'll move on to the fourth measurable property. Fourth measurable property is nothing but density, and we know that density is nothing but mass upon
volume. So if I talk about a unit of density, so unit of density is mass is kilogram, volume is meter cube. This is a SI unit, तो kilogram per meter cube, या आप ग्राम पर cm cube भी कर सकते हो density का unit. Okay, so this was the 4 physical properties with respect to matter. Now let's talk about the 5th physical property, that is pressure of gas. Okay, now let's talk about the next property, that is the 5th property of matter, that is pressure of gas. Now we know that gas has an uncontrollable property, that is movement, because gas molecules possesses lot of kinetic energy. So they are under a continuous random motion. They can show translation, rotational, vibrational motion. Okay, and when they move, they hit, and when they hit a particular surface, they actually creates a pressure on it. Like example, you take a gas enclosed into a container. Okay, so what will happen? The gas start moving and they start colliding with the walls of the container, exerting a pressure on it. That is called as gas pressure. And normally when you feel a pressure of air, that is called as atmospheric pressure. Okay, so gas मूव करता है काइनेटिक एनर्जी से. जब वो कोलिजन में जाएगा किसी भी सॉलिड सरफेस से या किसी भी मॉलिक्यूल से, तो वो उस पर अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा. दैट विल बी कॉल्ड एज द गैस प्रेशर. सो अब प्रेशर के क्या यूनिट हो सकते हैं? तो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज विद द इट इन द ऑनर ऑफ अ फ्रेंच फिजिस्ट, दैट इज ब्लासे पास्कल, बिकॉज ही यूज दैट Newton per meter square as a unit of pressure. We know that pressure is nothing but force upon area, and when you open a force, that is mass into acceleration. When you open an acceleration, that is velocity upon time, and when you open a velocity as distance upon time, that is speed distance upon time, you will get a unit of pressure as kilogram meter per second square. That is actually 1 Newton, and that is actually 1 Pascal. Okay, on the honor of the scientist. So the next property is, the 5th property is basically pressure of gas. ये थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे. ओके, सो द यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, हम लोग इसका एसआई यूनिट क्या यूज़ कर सकते हैं? एसआई यूनिट यूज़ कर सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट इज़ नथिंग बट व्हाट? पास्कल. ओके, पास्कल. So Newton per meter square is nothing but 1 Pascal. You have to remember this, the name of the scientist. That is force upon area. तो force के लिए Newton, area के लिए meter square. तो pressure is nothing but force upon area. So that is Newton per meter square. And we know that कि अगर हम लोग इसको analyze करेंगे 1 Newton को, तो kg, अगर ये pressure को analyze करेंगे कि 1 Newton per meter square को open करेंगे, तो it becomes what? kg meter square, meter per second square. Okay, so that is Pascal. The another unit which is used for pressure of gas is ATM. ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, atmospheric pressure. Then we can also use another unit as millimeter of mercury. ये कहाँ से आया millimeter of mercury? So basically there was a scientist whose name was Evangelista Torricelli. उन बंदे ने, उन्होंने क्या किया था? एक डिवाइस बनाया था, that is called as barometer. BARO, barometer, which is used to measure atmospheric pressure. कैसे? Barometer एक basically, it's a container consist of mercury and there is a calibrated tube inside, और इस ट्यूब का जो ये पार्ट होता है, यहाँ पर mercury होता है जिसमें ये ट्यूब डिप किया गया है. Okay, and there is an arrangement through which the mercury can go inside. So what will happen when the, अच्छा अब क्या होगा? When the gas exert a pressure, कोई भी गैस जब इसके सरफेस पे आके कोलिजन करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मर्क्यूरी का लेवल इस ट्यूब में राइज होगा, और यहाँ जो अपर पार्ट होता है उसमें कम्प्लीटली वैक्यूम रहता है. So this mercury rises here and this tube is calibrated 1 millimeter, 2 millimeter, 3 millimeter, 4 millimeter, 5 millimeter, ऐसा करते 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 hundreds of millimeter का calibration होता है. तो when the gas exert a pressure on the surface of mercury, that is the air exert a pressure on the surface of mercury, the mercury rises and we can check the height of the mercury column and we can have the reading कि वो कितना मिलीमीटर राइज हुआ है. इसके लिए ये भी यूनिट हो सकता है. ठीक है, और इस हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, जो हाइट पे ये राइज हो रहा है,
वी कैन हैव द हाइट फ्रॉम द बेस पॉइंट कि कितना हाइट वो मर्क्यूरी राइज हुआ व्हेन देयर वाज अ गैस प्रेशर, एंड यूजिंग द फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी, वे एच स्टैंड्स फॉर द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन मिलीमीटर, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर में। फिर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दैट इज कांस्टेंट, वो वैल्यू हमको पता होती है 13.6 के आसपास, एंड जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वैल्यूज को हम लोग जब सब्सटीट्यूट करते हैं, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। सो हम लोग हाइट को, मर्क्यूरी के हाइट के कॉलम को, बैरोमीटर की हाइट के कॉलम को हम लोग प्रेशर के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर प्रेशर। तो इससे एक यूनिट राइज होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और कैलकुलेशन से हम ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो गैस प्रेशर एयर प्रेशर के लिए होता है, एयर प्रेशर के लिए होता है। अगर मुझे कोई कंटेनर में, अगर कोई कंटेनर में गैस है तो उसका प्रेशर हम लोग कैसा मेजर करेंगे, तो उसमें हम लोग एक गैस के कंटेनर में हम लोग एक यू शेप ट्यूब कनेक्ट करते हैं। दिस यू शेप ट्यूब इज कॉल्ड एज मैनोमीटर, MANO, मैनोमीटर। इट इज ऑल्सो हैज़ अ मर्क्यूरी फील्ड इनसाइड, उसमें मर्क्यूरी होता है। जब ये गैस आके इस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, मर्क्यूरी का एक साइड राइट आर्म पे लेवल राइज होता है, लेफ्ट आर्म पे डिक्रीज होता है। सो द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इज कैलकुलेटेड, वी यूज अ फॉर्मूला दैट P is equal to HDG, and you can calculate the pressure in Newton per meter square. So manometer is a device which is used to measure pressure enclosed in a gas, pressure of enclosed gas, and barometer is used to measure the atmospheric pressure, which is made by a scientist, used by a scientist Evangelista Torricelli. Torricelli, इसके लिए one of the unit is torr for pressure, TORR, torr, and also the another unit is bar. Now this comes from barometer, the word barometer, वहाँ से ये word आया, the bar pressure. So these are the units of pressure you can use, okay, in different conversions. So अभी question ये है कि what are their conversion, how will you convert them basically. So if you talk about the conversion, so let's start with the conversion of 1 ATM. We take a value of 1 ATM here. So suppose we take a value of 1 ATM. So you have to remember 1 ATM value, atmospheric pressure, is equal to 760 millimeter of mercury. Okay, मतलब 1 ATM प्रेशर जब गैस का आएगा तो 760 राइज होगा। देन ये वैल्यू को जब वो आप फॉर्मूला HDG में डालोगे तो यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट कम्स टू 101.325 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल्स। ओके, और अगर किलो न्यूटन में लिखना है तो 10⁻³ हट गया तो इट बिकम्स 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो पास्कल्स, क्योंकि 1 किलो इज नथिंग बट 1000। सो 1 किलो 1000, तो इसकी जगह पे आपने किलो लिख दिया, दैट इज। यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि 1 बार बैरोमीट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू 0.987 ATM, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट 1 ATM कैलकुलेशन में लेके चलते, बट एक्चुअल वैल्यू ये है 0.987 ATM, एंड 1 बार इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻5 पास्कल्स डायरेक्टली। 10⁻5 पास्कल्स में हम लोग 1 बार का वैल्यू ले सकते हैं डायरेक्टली। यू कैन राइट इट डाउन एज 10⁻5 पास्कल। ओके, एंड 1 मिलीमीटर राइज इन मर्क्यूरी, अगर 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी राइज होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 टॉर। मतलब वी कैन ऑल्सो राइट डाउन कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दैट इज इक्वल टू 1 टॉर प्रेशर on the name of the scientist Evangelista Torricelli. So this is the basic conversion you need to remember for atmospheric, bar pressure, millimeter of mercury, Newton per meter square. ये सारी यूनिट्स आप यूज़ करने वाले प्रेशर के अंदर। एंड डिवाइस जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए इस बैरोमीटर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मैनोमीटर दैट इज फॉर द प्रेशर ऑफ गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस some important point in this lecture which you need to learn and remember it.
उसका डिटेलिंग आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में मिल जाएगा। जो मेरा वीडियोज है स्टेट्स ऑफ मैटर के, व्हेन यू सी दैट आपको सारी डिटेल्स मिलेंगे। फिर से प्रेशर का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो आई विल डू वन थिंग, आई विल क्लियर दिस अप। And write down your note. Now, International Union of Pure and Applied Chemistry, that is IUPAC system, gave us a convention for the calculation. That convention for the calculation is a state where a temperature should be fixed and pressure of the gas should be fixed. That is called as STP condition. That is, STP stands for standard temperature and standard pressure. तो व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? इसकी कुछ वैल्यूज फिक्स्ड की गई है जिसपे हम लोगों को जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, इफ यू डू द कैलकुलेशन एट एसटीपी कंडीशन, तो क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स, अब अगर कोई एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहा है, कोई एक डिफरेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहा है, तो उनकी रीडिंग्स में फ़र्क आएगी। सो बुक्स में जो वैल्यूज़ लिखी जाएगी, ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज़ आएगी, वो पढ़ने के लिए एक ही एक्सपेरिमेंट के आपको दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे। एक वैल्यू 20 डिग्री पे निकाला है, एक 40 डिग्री पे निकाला है, एक जगह प्रेशर ऑफ गैस जो है वो 1 ATM रखा है, एक जगह 3 ATM रखा है। सो इस तरीके से वैल्यूज़ डिफरेंट आती है। सो टू हैव अ कॉमन वैल्यूज़ फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, IUPAC has suggested a convention कि आप कैलकुलेशन इस कंडीशन पे करो, दैट इज कॉल्ड एज STP कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वैल्यू होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273.15 केल्विन। आप हमेशा यही यूज़ करना कैलकुलेशन में, बिकॉज केल्विन इज द SI यूनिट। स्टैंडर्ड प्रेशर, अर्लियर स्टैंडर्ड प्रेशर 1982 से पहले स्टैंडर्ड प्रेशर डिसाइडेड था 1 ATM, लेकिन अगर हम लोग बुक चेक करेंगे तो इट इज़ एक्चुअली 1 बार प्रेशर। एंड अभी 1982 के बाद से 1 बार प्रेशर इज़ एक्चुअली 0.987 ATM। तो कोई लोग बोलेंगे सर कैलकुलेशन में 1 बार इज 0.987, 987 मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ATM हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेशंस में आप ले लिए, ठीक है, बट एक्चुअल वैल्यू ये है स्टैंडर्ड प्रेशर की 1 बार 0.987 ATM। और जब इसको पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो ये 10⁵ पास्कल भी हो जाता है, ओके। बट कोई बहुत सारी जगह पे स्टैंडर्ड वैल्यू को क्या लेके चला है, 1 ATM, दैट इज़ 101.325 पास्कल। अब बराबर देखोगे तो 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल, अगर इसको बराबर से इस वैल्यू को देखोगे तो ये होता कितना है, 101.325, ओके, दैट इज 1,01,325। अभी 1 लाख में 1,325 तुम निकाल दो तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, 1,0,0,0,0, ठीक है, 0 मैंने ये निकाल दिया, 1 2 3 4 4 डिजिट का वैल्यू, अगर उसकी जगह पे मैंने ये जीरोस डाल दिए, 4 0 डाल दिए, तो बेसिकली ये अल्टीमेटली वही 10⁵ बन जाता है। मतलब ये क्लोज है ना, 1 बार 0.987 है, इसके लिए 1 ATM आप 101.325 पास्कल लिखते हो और या 1 बार 10⁵ पास्कल लिखते हो, तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। प्लस ऑल्सो 1 ATM कैन बी रिटन एज 760 मिलीमीटर ऑफ वॉट, मर्क्यूरी, दैट इज अ 760 राइज इन प्रेशर। तो दीज वैल्यूज, ये वैल्यू एक हो गई 760 मिलीमीटर, 101.1 ATM वैल्यू, 1 बार प्रेशर वैल्यू, 10⁵, ये सब हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यूज़ लेके चलते हैं। ये न्यू सिस्टम के हिसाब से, ये 1982 के ओल्ड सिस्टम, बट क्या है 1 बार और ATM में कोई ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है। तो आप जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो दैट इज़ वे 1 बार इज इक्वल टू 1 ATM लेके चला, या 10⁵ पास्कल को 101.325 10⁵3 पास्कल ले लिया है, 760 मिलीमीटर ले लिया है स्टैंडर्ड प्रेशर, दैट इज़ फाइन। इफ़ यू टेक 760 मिलीमीटर एज प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर,
इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 1 बार और 180 m और 101325 पास्कल, इट्स फाइन। ये सारी वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, स्टैंडर्ड प्रेशर पे। अभी आपको कुछ बात बताना है। एक चैप्टर है केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग गैसियस मैटर के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, गैस, और वहाँ से एक इक्वेशन आता है, गैस इक्वेशन आता है। उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट्स या कंबाइंड गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, खाली ये इक्वेशन देख लो, उसके बारे में आप स्टेट्स ऑफ मैटर में जानोगे। वो इक्वेशन इसके लिए मुझे क्योंकि कुछ एक्सप्लेन करना है उसमें, इन दोनों के लिए कुछ एक्सप्लेन करना है। आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वे पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। आर एक गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है, वो मैं बता दूंगा। टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, एंड व्हाट इज द स्मॉल स्टैंड्स फॉर? स्मॉल स्टैंड्स फॉर मोल। नाउ व्हाट इज मोल? बेसिकली मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये समझ के रखो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ गैस का यूनिट है ये मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, मास गैस जो है, अमाउंट ऑफ गैस आप किलोग्राम में भी कर सकते हो, मतलब मास के फॉर्म में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम के फॉर्म में भी कर सकते हो, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में भी कर सकते हो। मतलब समझो O2 गैस है तो कितना नंबर ऑफ O2 गैस है, O2 गैस है तो उसका मास कितना है, O2 गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वो सब चीज़ को अगर आप एक यूनिट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो मोल है। तो मोल इज अ लार्जर यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये याद रखो, जब मेरा मोल का आप लेक्चर देखोगे तो पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ मोल। सो बेसिकली मोल इज नथिंग बट यूनिट ऑफ व्हाट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब मैं 1 मोल ऑफ गैस ले सकता हूँ, 2 मोल ऑफ गैस ले सकता हूँ, 3 मोल ऑफ गैस, ऐसा ले सकता हूँ। तो मोल इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये दिमाग में रखना है। नाउ सपोज आपने प्रेशर PV इज इक्वल टू NRT लिया है। अच्छा, R क्या है? गैस कांस्टेंट। इस गैस कांस्टेंट के भी कुछ वैल्यू होते हैं, ये भी हम लोगों को याद रख लेना चाहिए। लेकिन पहले ज़रा एक बार R को बराबर से देख लो। R इज बेसिकली PV अपॉन NT, मतलब R इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर, वे मोल इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, सपोज मैंने प्रेशर का यूनिट ले लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम का यूनिट ले लिया लीटर, समझो नंबर ऑफ मोल्स मैंने 1 मोल ले लिया तो यूनिट मोल, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो R का एक यूनिट क्या बन सकता है? लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल, ये बन सकता है। कोई बोला नहीं सर, मैं प्रेशर को लूँगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को लूँगा मीटर क्यूब में, और नंबर ऑफ मोल्स तो मोल में ही रहेगा और ये केल्विन में। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हुआ तो बचेगा क्या यहाँ पर? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज़ व्हाट? जूल। तो जूल अपॉन केल्विन मोल, ये भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। जूल को हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो कैलोरीज अपॉन केल्विन मोल, ये भी यूनिट हो सकता है। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ R, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस यूनिट्स मैं आपको 3 वैल्यू दूंगा, स्टैंडर्ड वैल्यू दूंगा R की, वो याद रखना है, ठीक है। सो R के ये 3 यूनिट्स हो सकते हैं, इनके स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होंगे वो ध्यान देना। R का एक वैल्यू ये हो सकता है 0.0821 या 8201 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल, एक ये यूनिट हो सकता है 0.082। ओके, नॉर्मली यहाँ पर 0.08201 लिखते हैं बहुत सारी जगह, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ओके, 0.08201 लिख दिया, 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। फिर एक हो सकता है जूल में, तो जूल में उसका R का वैल्यू हो जाएगा 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल,
और कैलोरीज में एक उसका वैल्यू हो जाएगा 1.98, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 कैलोरीज per Kelvin mole. So these are the three values of R we need to learn and remember. Okay, ये R के वैल्यूज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कन्वर्जन्स के लिए. So when you add this the value of R in different conversions, वो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के यूनिट पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ R सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसके अंदर. अभी थोड़ा सा हम लोग है ना इसके अंदर प्रोसीड करेंगे. एंड विल प्रोसीड हियर. तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ R हो गया. ओके, अब कोई कोई जगह पे इसका वैल्यू 0.0831 दिया है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. कोई कोई जगह पे अब बुक में 821 दिया हुआ है, दैट इज़ फाइन. ओके, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ R. नाउ मैं इसको लेके चलता हूँ 82 लेके. नाउ अब थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं. अगर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन कैलकुलेशन. प्रेशर की जगह पे डाल दिया मैंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैंने 1 मोल डाल दिया. आर की जगह पे मैंने वैल्यू ले लिया है 0.08282 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल, ये वाला वैल्यू ले लिया. ठीक है, और टेम्परेचर की जगह पे ले लिया 273.15 केल्विन. तो मुझे V का एक वैल्यू मिलेगा ना. बराबर से देखो तो ये जो प्रेशर लिया है ये मैंने स्टैंडर्ड प्रेशर लिया है, ये जो प्रेशर लिया है मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया है. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, अब 1 ATM की जगह पे आप 1 बार डाल दो. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू यू गेट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ V. अब मैं अगर यहाँ 1 बार डालूंगा मतलब 0.987 ATM लूंगा, तो 0.987 इज नथिंग बट 1 ATM. इसके लिए मैंने 1 ATM लेके कैलकुलेशन किया. सो यू गेट अ सर्टेन वैल्यू. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस at STP and it comes to 22.4 liters और 22.4 decimeter cube. तो STP पे 1 मोल ऑफ गैस, कितना मोल ऑफ गैस लिया मैंने? 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liter या 22.4 decimeter cube. If I say 1 mole of oxygen, 22.4 liter. 1 mole of nitrogen gas, 22.4 liter. 1 mole of carbon dioxide gas, 22.4 liter. At which condition? STP, standard and temperature and pressure. Standard temperature pressure होना चाहिए, मतलब ये values होनी चाहिए टेम्परेचर की और ये वैल्यूज़ होनी चाहिए प्रेशर की. सो यू गेट दिस वैल्यू. सो यू हैव टू रिमेंबर, ये चीज़ें दिमाग में डाल लो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. STP कंडीशन ये होता है. नाउ I'll rub this out to explain, या यहीं लिख देता हूँ मैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम STP कंडीशन, अगर आपने NTP कंडीशन सुना, NTP स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसमें टेम्परेचर लिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लिया जाता है 1 ATM प्रेशर. ओके, और अगर आपने सुना है स्टैंडर्ड एम्बियंट, AMBIENT, standard ambient temperature and pressure, standard ambient temperature and pressure. So these temperature and pressure are used for thermodynamic calculation. ये एक चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, वो कैलकुलेशन में टेम्परेचर यूज होता है. SATP, standard ambient temperature and pressure, not STP, it is SATP. तो SATP में टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, दैट इज 298.15 केल्विन. ये 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया? 273 प्लस 20, 293.15 केल्विन होता है. तो दिस इज 293, दिस इज 298.15 और प्रेशर लिया जाता है 1 ATM. तो एक होता है STP जिस पे हम लोग सारा कैलकुलेशन गैस का करते हैं, एक होता है NTP
जो हम लोग यूज़ नहीं करते नॉर्मली, STP ही पे ही सब कुछ होता है, और एक होता है SATP जो थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर. Okay guys, so this was all about the unit of physical properties and the discussion of matter in the first lecture of some basic concept of chemistry. I hope you understood this. अब next lecture हम लोग जाएंगे इसमें chemical law of chemical combinations पे. So we'll discuss about law of chemical combinations. Then further we are going to discuss about atomic mass, molecular mass, average atomic mass, then concepts of isotopes, isobars, isotones, isoelectronic species, सारे basic concepts cover करते जाएंगे, फिर मोल पे जंप कर देंगे, मोल calculations and all. Okay guys, till then take care, bye.